दिल्ली इज माय होम, सारे रंग हैं, सारे संग हैं, सलामत रहे, तू रोशन रहे, है सबकी दुआ दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मिनी माथुर और मेरे साथ दिल्ली दिल से पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली का नाम दिल्ली कैसे पड़ा, इसके पीछे कई दिलचस्प किस्से हैं। एक कहानी है कि मौर्य वंश के राजा महाराज डिल्लू के नाम पर इस शहर का नाम पड़ा। तो कुछ कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने चारों जातियों के लिए दिल्ली नाम का किला बनवाया था। कई इतिहासकार ये मानते हैं कि दिल्ली शब्द आया है दहलीज से, क्योंकि ये शहर गंगा के प्लेन्स की दहलीज यानी गेटवे है। वेल, मेरा तो ये मानना है कि दिल वालों का शहर है, इसलिए इसका नाम दिल्ली है। लेकिन आइए आज हमारे खास मेहमान विख्यात जर्नलिस्ट, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के एडिटोरियल डायरेक्टर और पद्म भूषण प्रभु चावला जी से पूछते हैं कि उनकी क्या राय है। प्रभु जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिल्ली दिल से। आज पासा पलट गया है, आज आप फायरिंग लाइन में हैं और मैं आपकी इंटरव्यू ले रही हूँ, तो अगर कोई भूल चूक हो जाए तो एज अ सीनियर माफ कर दीजिएगा। देखो, जब दिल की बात करें तो वहाँ फायरिंग लाइन में कहाँ होता है। तो ये दिल से वहाँ हम तो दिल्ली मीठी की बातें ही बात होती हैं, कर रहे खट्टी बातें होती हैं, तीखी बात नहीं होती इसके अंदर। बिल्कुल, तीखी बात तो हमें आज करनी नहीं है और उससे मैं दूर ही इसलिए रहूं तो मीठी मीठी बेहतर। बातें करेंगे कि दिल्ली के लोग बड़े मीठे हैं। बिल्कुल, अभी आपसे बात हो रही थी, आपने कहा कि आप दिल्ली में 58 इयर्स से बसे हुए हैं। जी, 58 इयर्स, वो तो 6 दशक हुए। 6 उसमें दशक। आपने दिल्ली को बदलते हुए कितने रंग रूपों में देखा होगा। पहले सबसे पहले आप हमारी ये मुश्किल असमंजस जो है उसे क्लियर कर दीजिए, दिल्ली का नाम पड़ा कैसे? देखो, ये तो आपने इतना सारा इतिहास बता दिया आपने कि दिल्ली का नाम कैसे पड़ा। उनमें से इतनी थ्योरी किसी को कहूँगा दूसरा इतिहासकार नाराज हो जाएगा। तो ऐसे पत्रकार मैं इस पे स्टैंड नहीं लेना, जो आपने कहा उसी में से एक की सच उसी है, में से एक ए, बी या सच है। सी में से एक हाँ, टिक कर पर दें। एक बात यह है कि दिल्ली जो कुछ भी हो, दिल्ली देश का दिल है। मैं कहूँगा कि दिल्ली के बिना देश हमारा भारत की कल्पना नहीं हो सकती। बिल्कुल। जिसने भी दिल्ली के बारे में सोचा, जिसने भी दिल्ली को बनाया, उसको लगा कि दिल्ली एक ऐसी जगह पर है जिसका मौसम, जिसके लोग, जिसकी छावनियाँ, जिसके पेड़, जिसकी धरती, जिसकी मिट्टी, उसके अंदर ऐसी सब चीज़ें होंगी जो सारे भारतवर्ष का समावेश कर लेंगी। तो भारत अगर कहीं पर है, भारतवर्ष के सारे गुण अगर आपने देखने हैं, खाली दिल्ली में दिखाई देते हैं, बाकी जगह दिखाई नहीं देते। क्या बात है। अच्छा, आपकी बात करते हैं। प्रभु जी, आपने अपना करियर जो है वो एज अ इकोनॉमिक्स लेक्चरर शुरू किया था। जी। वहाँ से आप पॉलिटिकल जर्नलिस्ट कैसे बने? प्रॉब्लम ये है कि हम रिफ्यूजी लोग थे। जब आए थे वहाँ से हमारे पास पैसे नहीं थे खाने के लिए, 2 दिन मुश्किल थी, 7 भाई बहन थे। तो मेरी किस्मत ऐसी है कि कहाँ मैं रिफ्यूजी चावल बेचता था, सड़कों पे सब्ज़ी बेचता था माँ बाप के साथ मिल कर के। तो लेक्चरर बन गया क्योंकि थोड़ी पढ़ाई की, एक कंपटीशन की भावना थी। दिल्ली में जब कोई आदमी आता है तो उसके अंदर कंपटीशन हो जाता है कि दिल्ली में सब लोग बड़े लोग बनना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। तो पैसा भी बड़ी चीज़ है, दिल्ली में पैसा भी होना चाहिए लोगों के पास। बिल्कुल। या तो पैसा होना चाहिए या वंश होना चाहिए। ना मेरे पास डिग्री अच्छी थी, ना पेडिग्री थी। तो मेहनत करनी है, क्या करें। पत्रकारिता एक ऐसी चीज़ थी जिसमें लोग कहते थे कि पत्रकारिता में जाओगे आप तो उस वक्त तो पैसे भी मिलेंगे, नाम भी मिलेगा और बिना मेहनत किए आप बड़े आदमी बन जाओगे। अच्छा, मैंने सोचा था थोड़ा नोबल प्रोफेशन माना जाता है, तो ये अगर आपको पैसे चाहिए तो आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो या फिर कुछ बिजनेस करो, बट पत्रकारिता तो बड़ी नोबल हेलो। अब लेक्चर जैसे मैं बना, मैंने 10 साल पर कॉलेज में 11 साल इकोनॉमिक्स पढ़ाई और पढ़ाने के बाद लगा कि बहन छूटी है, शादी करनी है। तो पत्रकार लेक्चरर को क्या 1000 रुपये तनख्वाह मिलती थी उस वक्त, तो पत्रकारों को उस वक्त तनख्वाह बहुत मिलती थी। अच्छा। और जिस मैगजीन को मैंने ज्वाइन किया वो इंडिया की सबसे बड़ी मैगजीन थी, अच्छे पैसे देते थे। जी। मेरी किस्मत अच्छी थी, वहाँ नौकरी मिल गई मेरे को। तो पत्रकारिता मेरे को पूछा एडिटर ने मेरे कि क्या बनना चाहते, क्यों आए हो? मैंने कहा सीधी बात है, मेरे को पैसा चाहिए। और जब मैं पत्रकार बन जाऊंगा, किसी मुख्यमंत्री को फ़ोन करूंगा, मंत्री को फ़ोन करूंगा तो फ़ोन ले लेगा। अभी कौन थे, वो लेक्चरर है, 5000 दिल्ली में लेक्चरर हैं, ये कौन है, होगा तो नाम रख लो। तो पत्रकार बनने के पीछे सच्चाई में जो कहते हैं कि ये मिशन है, मैं उसमें ढकोसले विश्वास नहीं करता। हर पत्रकार यहाँ पर इसलिए आता है या तो बड़े आदमियों से मिलना चाहता है या पैसे बनाना चाहता है। यानी तनख्वाह अच्छी मिलती है आजकल, हर एडिटर्स को बड़े करोड़ों रुपये मिलते हैं लोगों को। तो मैं ये कहूँगा कि पत्रकारिता के आने के पीछे ये था कि मेरे पास पैसे नहीं थे, अच्छा घर नहीं था, एक कमरे के स्लम में रहता था मैं, बाथरूम भी नहीं था मेरे पास। तो मैं अपने स्वार्थ के लिए आया था। अब और मैं उसके बाद जान मैंने स्टोरी की, अपने काम को दिल से किया। कई चीफ मिनिस्टर चले गए मेरी स्टोरी के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर भी जा चुके हैं देश के मेरी स्टोरी के ऊपर। तो काम करने की एक धुन थी। उसका कारण क्या बताऊं, ना मैं अच्छे कॉलेज में गया, ना अच्छे स्कूल में गया। तो लगता था कि मेरे से अच्छे कॉलेज वाले अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं। तो दिल्ली में ये होता है कि अगर आप अच्छे काम करें तो चाहे वो सेंट स्टीफन कॉलेज का हो चाहे देशबंधु का हो, दोनों बराबर हो जाते हैं।
तो देशबंधु कॉलेज लड़का सेंट स्टीफन कॉलेज से आगे निकल सकता है, ये भी प्रूव करना मेरे लिए ज़रूरी था। तो मैंने प्रूव किया। अब मेरे अंडर सेंट स्टीफन कॉलेज में लोगों ने काम किया, ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए लोगों ने काम किया, तो वो भी एक बड़ा मज़ा आता है दिल्ली के अंदर। तो बिल्कुल। दिल में दिल बड़ा होना चाहिए। तो दिल्ली के अंदर ये सब खूबियाँ हैं, लेवल कर देता है एक आदमी को। इट्स द ग्रेट इक्वलाइजर। इक्वलाइजर। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने कितने सारे सेलिब्रिटीज को, पॉलिटिशियंस, इंडस्ट्रियलिस्ट, सबको अपनी फायरिंग लाइन के नीचे आपने इंटरव्यू किया है। हु हैज बीन योर मोस्ट फेवरेट पर्सनालिटी टू डेट? सबसे इंटरेस्टिंग इंटरव्यू आपका किसके साथ मैंने रहा है? लगभग 700 इंटरव्यू किए और मैं कहूँगा कि आज भी अगर आप मान टीवी शो के अंदर तो होता है कि कितना कोई सुंदर दिखाई देता है, किसके बाल ज़्यादा हैं सिर के ऊपर। मेरे सिर पे बाल भी नहीं रह गए। जब शुरू किया तो तब भी थोड़े कम थे। तो टीवी के अंदर मैं सबसे यंग एंकर हूँ। बिल्कुल 66 सही। साल मेरी उम्र है। मैंने फिलॉसफी समझाई थी अपने आप को कि मेरा कोई गेस्ट नहीं होगा, सब टारगेट है मेरे। अच्छा, तो जब आप टारगेट मान करके चलते हैं तो थोड़ी थोड़ी बातें ऐसी करनी पड़ती हैं जो कड़वी लगती हैं कई बार लोगों को। परंतु अगर आप फेवरेट की कोई बात करेंगे, जिस तरह से कोई, मेरे को अमित जी बहुत बढ़िया लगे। अच्छा, अमित उनके जी साथ अपने आपको प्यार मजा से आया? बोलते हैं, अपने प्यार से। अगर आप कहेंगी तो कन्याओं के अंदर मैंने सब कन्याओं का किया, पर मेरे को सबसे बढ़िया लगी रानी मुखर्जी। अच्छा, वो क्यों? रानी मुखर्जी इसलिए कि वो स्वाभाविक थी। उन्हें ये लगता है कि मैं एक्टर बन करके यहाँ आई हूँ। वो एक आई थी अपने आप के ह्यूमन बीइंग के रूप में, एक्टिंग की बात भी की, बाकी बात भी की। वो बड़ी नेचुरल लग रही थी। वो अपनी खूबसूरती को या अपनी फेमस जो ज्यादा हवा नहीं दे रही थी अपने वो उसका बात नहीं कर रही। माधुरी दीक्षित का भी किया, वो भी अच्छी थी, परंतु इनके अंदर कहेंगे तो वो जी। मेरे को लगा रानी मुखर्जी में एक वो जेन्युइन थी, वो दिल की बात कह रही थी। जैसे दिल्ली दिल्ली से कह रहे हैं, वो अपनी दिल की बात कहती थी। लवली, अगर वो ये शो देख रही हूँ तो बहुत खुश हो जाएंगी। ओके, दिल्ली की जनसंख्या तो लगातार बढ़ ही रही है, लेकिन फिर भी पिछले कुछ सालों में हमने अर्बन डेवलपमेंट में काफ़ी सुधार देखा है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसी मैं 58 साल से दिल्ली को देख रहा हूँ। जी, जितने बड़ा इसमें बदली है जिस तरह से दिल्ली, एक तो फैली बहुत है। दिल्ली का ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन हुआ है, हालांकि इंडिया का इतना नहीं हुआ जितना दिल्ली का हुआ है। दिल्ली एक इतना बड़ा दिल्ली है, मैं कहूँगा कि दिल्ली इतने विशाल है, हिमालय से भी ज़्यादा विशाल है, और इसकी सोच सागर से भी ज़्यादा गहरी है। मतलब इसकी डेप्थ इतनी है कि दिल्ली के अंदर जो आदमी आता है ये नहीं फील करता कि दिल्ली उसको दुश्मन है। जैसे बाकी प्रदेशों में अगर जाएंगे तो बाहर का आदमी आता है वहाँ की कल्चर के साथ, वहाँ की भाषा के साथ। तो दिल्ली एक कल्चर नहीं है, कल्चर अपने आप में ये भारत है, मिनी भारत जिसको बोलते थे। आपका मिनी मातृ नाम है, ये मिनी भारत है। तो मिनी भारत के अंदर दिल्ली का बदलाव इस तरह से हुआ जिसमें अमीर भी रह सकता है, गरीब भी रह सकता है, मद्रासी भी रह सकता है, कन्नडिगा भी रह सकता है, पंजाबी भी रह सकता है। पहले होता था कि जब हम लोग आए थे ये पंजाबियों का, रिफ्यूजियों का और बनियों का माना जाता था। बिल्कुल। अब ये है कि इसके अंदर आप कह नहीं सकते कि दिल्ली के लोग कौन हैं। दिल्ली अपने आप में एक कंट्री कह सकते हैं, सेमी सब कंट्री कह सकते हैं कि एक अपने आप के अंदर, इसके अंदर बिहारी भी हैं। इसके अंदर जब वो वहाँ से आते हैं तो बिहारी आते हैं, जब यहाँ आते हैं तो दिल्ली वाले हो जाते हैं। तो दिल्ली का उनके अंदर जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है ना, बिहार का दिल गया, दिल्ली का दिल लग जाता है उसके अंदर, तो वो दिल्ली की भाषा बोलने वो लगते हैं। एक फेमस सेइंग है ना कि यू कांट टेक दिल्ली आउट ऑफ दिल्ली वाला। तो वही बट नाउ दिल्ली वाला गिव हार्ट टू एवरीबॉडी एल्स। तो क्या फैक्टर है दिल्ली में, या उसके बारे में वो क्या पहलू है जो बाकी सबको समेट के अपना बना लेता है? एक तो उदारवादी, जहाँ से इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतना हुआ है, आर्थिक विकास इतना हुआ है कि दिल्ली एक जगह देती है जहाँ पर लोगों की इनकम देश की एवरेज इनकम से 3 टाइम ज़्यादा है। तो जब आपके पास अच्छे स्कूल हैं, आपके अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, आपके पास अच्छे एंटरटेनमेंट के सेंटर हैं, तो आप कम्युनलिज्म के बारे में सोचेंगे बहुत कम। थोड़े बहुत लोग हैं इस शहर के अंदर जो अभी भी कई बार दंगा कराने की कोशिश करते हैं, परंतु दिल्ली ओवरऑल पॉपुलेशन ऐसी है जो एक दूसरे को दबा देती है। तो दिल्ली के आदमी जो हैं आज अच्छी लाइफ व्यतीत कर रहे हैं, अच्छी कल्चरल, दिल्ली एक कल्चरल सिटी बन गया है, हर किस्म के कल्चरल फेस्टिवल हो रहे हैं। तो दिल्ली का बदलाव जो है अपने आप एक सैंपल है बाकी प्रदेशों के लिए भी, कि दिल्ली के अंदर वो कह सकते हैं कि जो कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बिल्कुल। तो ये विशेषता है दिल्ली की जी। तो दिल्ली बदलने के इंफ्रास्ट्रक्चर बदल गया, पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई, उसके बाद आपकी पर कैपिटा इनकम भी बदलनी शुरू होगी। आपके यहाँ पर देखेंगे पावर अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, वाटर अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद अब सबसे बड़ी बात है कि हज़ारों अनऑथराइज्ड कॉलोनीज आपने रेगुलाइज कर दी। बिल्कुल। वो क्या कारण है? क्योंकि दिल्ली वाले किसी को निकालना नहीं चाहते कि तो जितने at least अनऑथराइज्ड उन्हें लोग कॉलोनी में लोग बैठे हैं वो दिल्ली वाले नहीं हैं। बाहर से आए गरीब आदमी, नौकरी चक्कर किसी झुग्गी बना ली, किसी छोटा सा घर बना लेकिन लिया, अब वो अपनी प्रॉपर्टी रेगुलराइज करके रेगुलाइज रजिस्टर करो, कर ओनर सकते बन हैं, गए। बिजली है, पानी अपने है। गांव में ओनर नहीं बन सके जहाँ से आए हैं, दिल्ली में दिल्ली में आकर के ओनर बन के करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बन गई और वहाँ पे फैसिलिटीज क्रिएट की जा रही है।
इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो ग्रोथ आपने देखी है पिछले कुछ सालों में, जो जबकि आपने कहा कि आप तो मतलब 58 सालों से यहाँ हैं, तो आपने जंगलों को बिल्डिंगों में बनते हुए देखा, लेकिन फिर भी 1.7% से लेकर अब कुछ 20% ग्रीन कवर है, तो बैलेंस्ड है सब कुछ, अर्बन डेवलपमेंट एज वेल एज एनवायरनमेंट। पेड़ जो है लगाना, मेरे को लगता है कि अगर पेड़ आपने एक लगा दिया, एक तो छाया मिलेगी आपको, और दूसरे वाटर लेवल थोड़ा ऊपर बढ़ता है उससे, और दूसरा आपका प्योर एनवायरनमेंट होता है। नीम के पेड़ नहीं लगाते लोग कहीं पर, नीम से ये होता है कि वाटर टेबल अगर भी नीम के लगी 1 किलोमीटर के अंदर अगर आप 100 पेड़ लगा दें नीम के, तो 10 फुट वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा। ये मेरे को बताया गया, मैंने प्रूव नहीं किया। तो मैं नीम के पेड़ ज़्यादा लगाता हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर एक पेड़ नहीं था, अब लगभग वहाँ 1 लाख पेड़ होंगे। अच्छा। मैंने अपने घर के अंदर कम से कम 2,5-3 हज़ार पेड़ लगा रखे हैं हर किस्म के। वाओ। अगर पेड़ एक मर जाए तो मेरे को लगता है कि मेरे किस नुकसान हो गया किसी चीज़ का, तो बड़ी तकलीफ होती है उससे। तो पेड़ों से ये लगता है कि क्योंकि जब तक कवर बढ़ रहा है आपका, तो सारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है कहीं पर, क्योंकि कंक्रीट खड़ी होगी, जगह नहीं है पेड़ लगाने की। और मेरे को लगता है कि यहाँ पर RW जो कल्चर चल रही है, उनको रिवाइव करने से, जिस अपने चीफ ने भी किया, बाकी लोगों ने भी किया, उन्होंने RW को ग्रीन करने के लिए जो इनवाइट कर लिया, उससे दिल्ली के अंदर ग्रीनरी होगी। क्योंकि सब अपने अपने स्तर पर हरियाली वॉक करने के लिए पार्क हैं लोगों से, इससे ये होता है कि ग्रीन होगी, लोग भी ठंडे दिमाग से रहेंगे। जहाँ ग्रीन नहीं होगी तो लोग गर्म दिमाग हो जाएंगे। तो ग्रीनरी का एक सोशल हार्मनी के साथ भी संबंध है, कम्युनल हार्मनी के साथ भी है, सोशल हार्मनी के साथ भी है। अगर पार्क होंगे, अच्छे बैठने की जगह होगी, वहाँ लोग जाकर के बातचीत करेंगे, थोड़ी पॉलिटिक्स करेंगे, किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, किसी को गिरा देंगे, किसी को कुछ कर देंगे, पर एक चहल पहल होती रही। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से ब्रिज बन गए, यहाँ पर और ब्रिजेस बन गए। जब जमुना पार में पहले रहता था, मैं ऐसे लगता था बिल्कुल छोड़ के मैं साउथ दिल्ली में आ गया। अब मेरे को लगता है मैं जमुना पार वापस चला रहा हूँ, वो बेटर है साउथ दिल्ली के मुकाबले में, कि भीड़ कम होती है फिर वहाँ पर। तो दिल्ली का एक विकास हो रहा है अलग तरफ से, उसको अब देखना है कि उसको जाकर के किस तरीके से आपने उसको ग्रीन रखना है, एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करना है, पावर शॉर्टेज को कंप्लीट करना है, क्योंकि हर चीज, हर आदमी दिल्ली में रहना चाहता है। तो दिल्ली की डिमांड बढ़ रही है। बिल्कुल। तो इसका जो कहते हैं ना हमारी मार्केट लैंग्वेज के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर बात करें, और दिल्ली पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती, इसका शेयर सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और मतलब आप ये पर्यावरण के इशू पे अगर बात करें तो कुछ ऐसे जीव जंतु थे जो लुप्त होने के डेंजर में थे, बट अब तो काफी पक्षी भी है, वो भी वापस आ गए। और वापस आ गए, क्योंकि अब यह है कि पानी अगर थोड़ा और ज़्यादा मिलना शुरू है, कि पानी जब से गर्मी जब होती है, जैसे मैंने अपने घर में थोड़ा पानी की जगह रखा हुआ है, तो पैरट्स आते रहते हैं वहाँ पर, बाकी पक्षी भी आते रहते हैं वहाँ पर। तो हर तरह के एनवायरमेंटल बैलेंस बनना शुरू हो जाएगा। उस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर थोड़ा बेटर, अगर आप पोल्यूशन देखें, उसका लेवल भी थोड़ा बहुत कम हुआ है। थोड़ी जगह कहीं बड़ा होगा, परंतु ओवरऑल पोल्यूशन लेवल कम हुआ है इसके अंदर। उसके अंदर ग्रीनरी का काम ज़्यादा है, और थोड़ा आपने गैस, जो बाकी जो पोल्यूटेंट्स हैं, इंडस्ट्री यहाँ से बाहर कर दी थोड़ी थोड़ी जगह के। तो ये एक तरह से अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो सीएनजी पे चल रहा है हो गया, जैसे मेट्रो शुरू होगी। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मेट्रो है यहाँ पर। मतलब जितना रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि एक आदमी ने मेट्रो बना दी इतने लंबी, इतने छोटे समय के अंदर। न्यूयॉर्क में 10 साल के अंदर 5 किलोमीटर नहीं बनती, 7 साल में यहाँ 7 साल के अंदर बन गई। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का, वो कितना इम्प्रूव हो गया है, ये आपने ऑब्जर्व किया है अपने? दिल्ली क्योंकि अमीर होती चली जा रही है लोगों, दिल्ली, आपको पहले जैसे मैंने बताया कि दिल्ली के अंदर इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं कि जो भी आदमी आता है साइकिल पर, वो गाड़ी में वगैरह वापस जाता है। तो कोई लोग जो गाड़ी में, जिन्होंने हवाई जहाज, एयरपोर्ट कितने बढ़िया बन गया यहाँ पर। तो हर किस्म से दिल्ली से उड़ने वाला आदमी जो पहले साइकिल पे जाता था या रेलगाड़ी में जाता था, जहाज में चलता है। तो इसका मतलब दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ पर इनकम जनरेट हो रही है, तो उस इनकम का फायदा सबको हो रहा है, सबका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, स्कूल बढ़ रहे हैं यहाँ पर, अच्छे अच्छे स्कूल बन रहे हैं। तो गाड़ियाँ जब आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि लोगों के पास इतना सारा अवेलेबिलिटी है, कोई भी बिजनेस करिए, और यहाँ पर कोई इंडस्ट्री तो नहीं लग रही, तो इसका मतलब सर्विस सेक्टर इंप्रूव कर रहा है। बिल्कुल। तो नॉन पोल्यूटिंग सेक्टर जो यहाँ पर इंप्रूव कर रहा है, जिसकी वजह से इनकम लेवल बढ़ रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, और लोगों की इनकम ज़्यादा हो रही है। बिना इंडस्ट्री लगाए हुए अगर देश यहाँ पर 3 टाइम्स इनकम है, तो इसका मतलब इस धरती के अंदर कुछ ऐसा है, कुछ बात है दिल्ली के दिल के अंदर, जो लोगों को अपना बना लेती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट के साथ साथ एक सोशल कमेंटेटर भी हैं, हमने आपके बहुत सारे शोज देखे हैं। सामाजिक तौर पर आपने दिल्ली में क्या चेंजेस देखे हैं? मैंने बताया ना आपको, दिल्ली कह सकते हैं आप, जिसको हम कहते हैं दिल्ली इज कास्टलेस, इसमें कोई कास्ट नहीं है। दिल्ली के अंदर नहीं कहते कि दिल्ली बनियों की सिटी है, दिल्ली ब्राह्मणों की है। दिल्ली ये सोशल है कि ये एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का तो है ही, उसके अलावा सोसाइटी के अंदर सब एक से हैं।
जी। दिल्ली का हर आदमी हर प्रधानमंत्री को जानता है, दिल्ली का हर आदमी चीफ मिनिस्टर को जानता है दिल्ली का हर आदमी मिनिस्टर को जानता ये है। तो आपने बहुत खूब कहा। सोशल इक्वलाइजर हैं सारे के बिल्कुल। सारे वहाँ पर, कि मेरे को कहेगा कि मैं अभी जाके शीला जी को फ़ोन करने वाला हूँ, आप पानी नहीं लगाएंगे तो। वो दूसरा कहेगा नहीं मैं प्रधानमंत्री के घर में जाके भी फ़ोन करने वाला हूँ। तो दिल्ली एक दूसरे से जुड़ी हुई है, मतलब पर्सनल लिंकिंग बॉन्डेज इतनी है हर आदमी में कि एक दूसरे को सब लोग जानते हैं। यहाँ ऐसा सिटी नहीं है जिसके अंदर फेसलेस सिटी हो। बिल्कुल। ये एक ऐसी सोल है इस सिटी के अंदर, इसकी सोल जो है एक दूसरे से बॉन्डिंग करती है, खड़े हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, एकदम निकलते हैं। जब दंगे नहीं होते इसका मतलब दिल्ली में शांति है। अगर आपको दिल्ली को एक शब्द या एक वाक्य में डिस्क्राइब करना हो तो आप कैसे करेंगे? दिल्ली गरम भी है, दिल्ली नरम भी है। हाउ स्वीट। आपको ये गरम क्यों लगती है और नरम क्यों लगती है, इसके बारे में आप थोड़ा गरम क्या- मैं नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा, गरम इसलिए ये कुछ करने के लिए हर बड़े तैयार है, हाँ। भागने के लिए तैयार है, मतलब इट्स हॉट। जी। As you say somebody, you are very hot. अच्छा। दिल्ली इज लाइक ए हॉट प्रॉपर्टी। हॉट एंड इतनी हैप्पी। गर्म है कि वो कहते हैं कि हमने देखो 3 टाइम इनकम अगर है हाँ। तो इसमें कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि इंडस्ट्री तो है नहीं। बिल्कुल। तो ये हम लोग दिल्ली वाले जो है वेल्थ क्रिएशन जानते हैं कि कैसे वेल्थ क्रिएट करना है। मिट्टी अपनी रेत में से भी हम सोना बना लेते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए दिल्ली इतनी अच्छी है कि हर आदमी कहता है कि मैं दिल्ली में आके बस जाऊं और दिल्ली में मेरा घर हो, दिल्ली में मेरा काम हो, दिल्ली में मेरी पत्नी हो, दिल्ली में मेरा हस्बैंड हो, दिल्ली में मेरे बच्चे हो, दिल्ली में मेरे सब कुछ So हो। sweet, तो so दिल्ली को अपना घर बनाने की जो है वो हॉट है एक दिन से। चलिए और दिल्ली। नरम इसलिए है कि वो सबको अकोमोडेट कर लेते हैं, वो किसी की इंसल्ट नहीं करते वहाँ पर कि तुम छोटे हो बड़े हो। हालांकि कुछ लोग हैं दिल्ली के अंदर जो नाम के नाम से आप अगर ताकतवर हैं या अगर आप अमीर हैं, उनकी संख्या कम होती चली जा रही है, जो केवल आपके नाम और आपके पते से आपकी बात करते हैं। वो कम होती जा रही वो है। कम होती That's चली है। heartening। हाँ वही है। बाकी इसमें यह है कि पहले देखते हैं कि आपका नेम कार्ड क्या है, कास्ट का है, दिल्ली का एड्रेस कहाँ रहते हैं आप, उस हिसाब से लोग मिलते थे एक दूसरे को। वो जो क्लब था एक्सक्लूसिव क्लब, वो थोड़ा टूटता चला जा रहा है। अब जो नीचे से लोग बाकी जगह से आए हैं, दिल्ली से बाहर से, उन्होंने दिल्ली को बनाया है। तो बिल्कुल। उनकी वजह से दिल्ली जो है इक्वलाइज सोशल इक्विलिब्रियम होता चला जा रहा है। ये नरम दिल की दिल्ली हो रही है क्योंकि इसके अंदर लोग सबको अकोमोडेट करना जानते तो अब लोग अपने काम से पहचाने जा रहे हैं, हैं। सिर्फ नाम से नहीं पहचाने जा बिल्कुल, ये यही होना चाहिए हर जगह। अच्छा, अगर हम आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा पहलू है दिल्ली का जो आपके दिल के सबसे करीब है, सबसे करीब? रहे। हाँ, कह सकते हैं कि आप दिल्ली का सबसे पहलू जो है कल्चरल यूनिटी, एक तीसरे को, क्योंकि वहाँ पर एक दूसरे के जो है यहाँ का जो हिस्ट्री है, कल्चरल जिसको यूनाइट करते हैं कि अगर आप दिल्ली के किसी Heritage। कोने में चले जाएं, हेरिटेज है आपको, चाहे आपने हुमायूं टॉम्ब जाना है, चाहे आपको बिरला मंदिर जाना है, चाहे आपको जामा मस्जिद जाना है, चाहे आपको गुरुद्वारा शीशगंज जाना है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर कल्चर यूनिटी मिल जाती है आपको भारत की। जी। तो एक पहलू ऐसा है जो किसी भी आपको शहर में नहीं मिलेगा। दिल्ली और दिल्ली वालों के बारे में अगर आपको कुछ बदलना हो या आप बदल सकते तो वो क्या बात होती? यहाँ पर प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये है कि लोग घर के अंदर सफाई रखते हैं, घर के बाहर सफाई नहीं रखते। वो चीज़ इनके अंदर सबसे ज़्यादा आनी चाहिए, वो जो नहीं है। अच्छा, आप कुछ 58 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपनी अर्लीस्ट मेमोरीज हमारे साथ शेयर कीजिए। जब आप बच्चे थे तब आप दिल्ली में क्या करते थे और आज जो बच्चे हैं वो किस तरह की लाइफ लीड करते हैं? तो पहले मॉल नहीं थे। अगर मैं आपको बताऊं कि ये एक आश्रम के पास पुल बना था सन 2000, आप कह सकते हैं 1958-59 के बाद, ओबरा होटल के पास से जा करके, तो पहली बार पुल बना था कि जिसको आप कह सकते हैं कि फ्लाई ओवर। तो हम वहाँ पर मिट्टी पड़ती थी तो बचपन में मिट्टी से नीचे जुड़कते थे, 60 फुट नीचे जा करके। वो खेलने का हमारा तरीका था। तो क्योंकि अगर आपको So nice। आउटिंग करनी है तो हम घर से निकल करके मिट्टी के ऊपर 50 फुट ऊपर बैठते थे, नीचे आते थे खेल करके। व्हाट फन। वो आज मिल जाए तो हम भी खेल लें। और आजकल के बच्चे जो हैं वो जाते हैं अपने क्लब्स के अंदर, वो जाते हैं अपने इतने बड़े बड़े स्टूडियोज के अंदर, इसके बाद जाते हैं मॉल्स के अंदर। तो एक डिफरेंस हो गया कि हमारे बच्चे जो हैं, जो हमने किया था उस तरह का नहीं है। तो वो कह सकते हैं कि आप एंटरटेनमेंट के साधन बदल गए हैं। वहाँ पर पहले गोल्फ कोर्स इतने नहीं होते थे, क्रिकेट ग्राउंड इतने बड़े बड़े नहीं होते थे, इतने सिनेमा हाउसेज नहीं होते थे, इतने मॉल नहीं होते थे। तो पहले ये था कि घर के आसपास ही एक एंटरटेनमेंट सेंटर होता है, घर एंटरटेनमेंट सेंटर होता है। और खुद एंटरटेनमेंट आपको ढूंढने पड़ते थे साधन। अब जो है बाहर ऐसी चीजें फैसिलिटी मिल रही है जिसको आप कर सकते हैं। जब आप दिल्ली से बाहर ट्रैवल करते हैं तो दिल्ली की ऐसी कौन सी बात है जो आपको बहुत याद आती है या फिर आपको दूसरी सिटीज में नहीं दिखाई देती? दिल्ली को एक्सप्लोर करना बहुत आसान है।
हर एस्पेक्ट आपको मिल जाएगा। परंतु बाकी जगह जाएंगे उसको एक्सप्लोर करना बहुत मुश्किल होता है। वहाँ की कास्ट बैरियर आ जाते हैं, कहीं पर क्लास बैरियर आ जाते हैं, जो दिल्ली के अंदर कोई बैरियर नहीं है। ओके। यहाँ ओपन सोसाइटी है, जिसको कहते हैं खुली किताब है दिल्ली, आप पढ़ लीजिए जहाँ से किसी पन्ने को पढ़ लीजिए, आप पढ़ने को मिल जाए आपको। तो बॉम्बे जाएंगे या महाराष्ट्र जाएंगे तो आपको पता नहीं लगेगा कौन सा चैप्टर कहाँ लिखा हुआ है, उसको ढूंढना पड़ता है, तो थोड़ी परेशानी आती है। दिल्ली एक बहुत ओपन सोसाइटी है, उसके अंदर कोई इनिबिशंस ज़्यादा नहीं है और लोग एक दूसरे से बात कर लेते हैं। परंतु ऐसे जब बाहर जाएंगे सिटीजन तो आप लगता है जैसे आप खो गए कहीं पर। मेरे को ये एक्सपीरियंस हुआ। परंतु जब साउथ में जाता हूँ मैं कभी, तो मैंने साउथ के अंदर अच्छी स्टोरी की है बिना लैंग्वेज जाने हुए। अच्छा। पर वहाँ पर भी लोग आपको एकोमोडेट कर लेते हैं। राइट। परंतु दिल्ली के मुकाबले में कोई भी ओपन सोसाइटी नहीं है जो बहुत कम्युनिकेटिव। अच्छा, अगर हम किताब और खुले पन्नों की बात कर ही रहे हैं तो आप अपने जिंदगी पर किताब लिख रहे हैं या नहीं? दिस वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग और मैं लाइन लगा के खरीदने जाऊंगी, बिकॉज आपकी जिंदगी में जो आप कहानियां लिखेंगे अपनी बुक में वो तो पढ़ने मैंने किताब सोचा था कि मैं लिखूंगा रिटायरमेंट होने से बाद। जब मैंने इंडिया टुडे छोड़ा तो मैं सोचा किताब लिखूंगा, पर फिर एक नौकरी और कर ली। क्योंकि मैं पत्रकार, मैं पहले भी कहा कि पैसे के लिए पत्रकारिता ज्वाइन की थी और अच्छी तनख्वाह मिलती है और अच्छा काम किया। जो आज मैं हूँ वो इंडिया टुडे की वजह से हूँ या कुछ भी, उन्होंने मेरे को मौका दिया। तो किताब लिखी है मैंने, माई एनकाउंटर विद अनट्रुथ, ये वर्किंग टाइटल है। अच्छा। माई एनकाउंटर विद अनट्रुथ, यानी कि जो नहीं लिखा मैंने, जो लिखा वो भी सच है, जो नहीं लिखा वो भी तो सच है, वो नहीं लिखा। अच्छा। तो जो मैंने नहीं लिखा हाँ। उसके ऊपर मैं किताब लिखी है मैंने। और जब मैं लिखूं किताब आएगी तो जो लोग कुछ 2-4 मेरे से बात आजकल करते हैं वो भी करना बंद कर देंगे। तो आइसोलेशन हो जाएगा मेरा सोसाइटी के अंदर, जिससे पॉलिटिकल जर्नलिस्ट का होता है। तो मैंने किताब लिख दी ऑलमोस्ट 1000 पेजेस। ये तो सनसनीखेज ब्लॉकबस्टर है ऐसी चीजें होंगी जो लोगों को पता नहीं है। फिर सरकारें गिराएंगे आप? नहीं, सरकार तो नहीं गिरी, कई लोगों की पर्सनैलिटी जो लोग समझते हैं वैसे नहीं है कुछ। मैं सबके बारे में उसमें, नॉट ओनली पॉलिटिशियन, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, पत्रकार भी हैं, हम हमारे दोस्त भी हैं, मैं भी उसमें अपने बारे में भी सच लिखा जो मैंने गलत काम किए हैं, तो जो भी सब लिखा है। तो ये एक खुली किताब है मेरा, मैं अपनी खुली किताब लिख रहा हूँ, लोगों के लिए भी लिख रहा हूँ। तो मैं लगता हूँ कि एक ही किताब लिखूंगा, दूसरी किताब लिखूंगा नहीं मैं। क्योंकि जैसे पत्रकारिता मैंने नौकरी छोड़ी थी कि मैं पत्रकार बनूंगा तो मैं भाषण नहीं दूंगा, क्योंकि हम जो भाषण देते हैं उसको गाली देते हैं। तो अगर हम भी भाषण आप नहीं देंगे भाषण। तो मैंने कहा अब किताब लिखूंगा, उसके बाद मैं किसी बात नहीं करूंगा, पत्रकारिता करूंगा, उसके बाद सिर्फ हिमालय में बच्चों के साथ, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेलूंगा। वही मेरी आखिरी किताब होगी। ग्रेट। एक कोई आखिरी दरख्वास्त अगर आपको करनी हो दिल्ली वालों से तो वो क्या होगी? दिल्ली वालों से दरख्वास्त यही करनी होगी कि वो डिसिप्लिन फॉलो करें लाइफ के अंदर, जो नहीं करते यहाँ दिल्ली वाले कई बार। अच्छा। अपने इतने बिंदास हैं वो लोग कि हर चीज़ का डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते, रोड सेंस फॉलो करें एकदम जा करके, और हर चीज़ के लिए सरकार को ब्लेम नहीं कर रहे। हम दिल्ली वाले कई बार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए सिटीजन पूरी नहीं कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि दिल्ली वाले पेड़ ज़्यादा लगाएं, पानी कम वेस्ट करें, बिल्कुल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर और सड़कों के ऊपर डिसिप्लिन को फॉलो करें, उससे दिल्ली और बेटर होगी। ये 3 चीज़ें उनके लिए हो सकती। विश्वसनीयता और निडरता से काम करने वाले पद्म भूषण पॉलिटिकल जर्नलिस्ट प्रभु चावला आपको दिल्ली दिल से सलाम करती है। हमें अपनी दिल्ली से वाकिफ कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिनी माथुर और दिल्ली दिल से की तरफ से आप सबको अलविदा। Delhi is my home, this is where I belong. हौसले हम में कुछ कर दिखाने के, रुके ना रुके हम, रुके ना रुके हम। सलामत रहे तू, रोशन रहे है सबकी दुआ।